हम देखेंगे BHU का क्लैट 2010 का पास्ट ईयर पेपर। पहला क्वेश्चन है, द एंट्री पोर्ट फॉर ट्रेड बिटवीन द इंडस ट्रेडिंग सेंटर्स एंड मेसोपोटामिया वॉज। सो क्वेश्चन हमसे उस पोर्ट का नाम पूछ रहा है जो कि इंडस ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है, जो कि करंटली इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है उसके बीच में एक लिंक था। तो इस पोर्ट का नाम है बहरेन पोर्ट, ठीक है। और बहरेन जो है ये एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, ठीक है, जिसका कैपिटल है मनामा। सो अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें आपको एक शू शेप का दिखेगा, ठीक है, और यहां कहीं इंडिया है। सो यहां पे कहीं लोकेटेड है आपका ये बहरेन पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वेदा पार्टली एक प्रोज वर्क है, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि दो तरह की वैदिक एजेस हमें देखने को मिलती है एंशिएंट हिस्ट्री में, और ये दो वैदिक एजेस हैं, द अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में हम पढ़ते हैं ऋग्वेदास एंड लेटर वैदिक एज में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द समवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद, ठीक है। अब यहां पे जो ऋग्वेदा है ये सबसे ओल्डेस्ट वेदास है, ठीक है, और जो वेदास पार्टली प्रोज वर्क में लिखे गए हैं उस वेदा का नाम है यजुर्वेद, ठीक है। अब ये जो बाकी के तीन वेदास हैं ये किसके बारे में है? जो समवेद है इसमें आपके बहुत सारे चांट्स या फिर सॉन्ग्स लिखे हैं, ठीक है। जो अथर्ववेद है इसमें आपके मैजिकल स्पेल्स लिखे हैं, ठीक है, इविल्स या फिर डिजीजेस को कैसे क्योर कर सकते हैं उससे रिलेटेड मैजिक स्पेल्स अथर्ववेदा में लिखे हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है उसमें लिखे हैं अबाउट सैक्रिफाइसेस एंड द यजनास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोरफोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन। सो ये जो फोरफोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी है जिसमें कि 4 क्लासेस आती हैं, सबसे पहले क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एंड फोर्थ है शूद्रास, ठीक है। सो इसके बारे में कहां लिखा है? सो यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुरुषा सुक्ता ऑफ द ऋग्वेदा। अब आपको पता होंगे कि हमारे एंशिएंट इंडिया में 4 मेजर टाइप के वेदास हैं। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड इज अथर्ववेद एंड फोर्थ है समवेद। इसमें से जो ऋग्वेदा है ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट वेदा है, ठीक है, एंड ये जो बाकी के 3 वेदास हैं ये इसके बाद लिखे गए हैं, ठीक है। अब यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुरुषा सुक्ता ऑफ द ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 रत्नास और द जेम्स ऑफ जैनिज्म। अब आपको पता होगा कि जो जैनिज्म है उसके कुछ 3 जूल्स हैं, ठीक है। पहला है फुल नॉलेज, दूसरा है एक्शन और तीसरा है बिलीफ इन गॉड, ठीक है। लेकिन इसमें से जो करेक्ट आंसर नहीं है वो होगा लिबरेशन या फिर फ्रीडम। सो जैनिज्म के 3 जूल्स में से एक फ्रीडम नहीं है, सो यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह से जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म में भी हम इन्हीं 3 रत्नास की बात करते हैं या फिर त्रिरत्नास, और सबसे पहला है उसमें से बुद्धा। जो बुद्धा है वो एक सिंबल है एनलाइटनमेंट का। नंबर 2 पर आता है धर्मा। धर्मा जो है वो एक डॉक्ट्रिन है, ठीक है, और नंबर 3 पे आता है संघ।
संघ को हम ऑर्डर भी कहते हैं। और इसी तरह से ये जो बुद्धिज्म है, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो फर्दर हमसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली प्लेस का नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे बुद्धा का बर्थ हुआ है। ठीक है, ये बुद्धा का बर्थ प्लेस है और करंटली लुम्बिनी लोकेटेड है नेपाल में। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेस का नाम है सारनाथ। सारनाथ जो है ये लोकेटेड है यूपी में और यहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला सर्मन दिया था, पहला सर्मन या फिर पहला लेक्चर। जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस है उसका नाम है बोध गया। बोध गया जो प्लेस है ये है बिहार में और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर बुद्धा को मिला था एनलाइटनमेंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सो पानीपत में आपको पता होगा कि टोटल 3 बैटल्स लड़े गए। ठीक है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, the second battle of Panipat and the third battle of Panipat. So question हमसे पूछ रहा है कि second battle of पानीपत में हेमू जो कि एक हिंदू जनरल थे, ठीक है, ये कौन से जनरल की फोर्सेस इन्होंने लीड की थी? सो उस जनरल का नाम है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, सो मोहम्मद आदिल शाह की जो फोर्सेस हैं वो लीड की थी हेमू ने और ये थे एक हिंदू जनरल। सो अब यहां पर हम पानीपत की थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये हुआ है 1526 में बिटवीन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स। पहले हैं इब्राहिम लोदी और दूसरे थे बाबर। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये हुआ है 1556 में और यहां पर जो 2 मेजर लीडर्स हैं उनका नाम था अकबर और दूसरे थे विक्रमादित्य। ठीक है, और विक्रमादित्य का ही दूसरा नाम था हेमू। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो हुआ है इन द ईयर 1761 और यहां पर जो 2 मेजर फोर्सेस हैं वो थे अफगान्स एंड द मराठास। और अफगान्स के सबसे पॉपुलर जो लीडर हैं इसमें उनका नाम था अहमद शाह दुर्रानी। सो इवन हमसे इन तीनों बैटल ऑफ पानीपत जो है इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। सो इट वाज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द 3 बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन। सो आपको पता होगा कि अकबर जो कि एक मुगल एम्परर रह चुके हैं, इनके कोर्ट में कुछ 9 जूल्स थे जिनको हम एक और नाम से जानते हैं नवरत्नाज ऑफ अकबर। ठीक है, इन्हीं नवरत्नाज में से एक थे तानसेन और इनका ओरिजिनल नाम है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राम तानु पांडे। अब ये जो 9 जूल्स हैं अकबर के या फिर नवरत्नाज हैं ये थे कौन कौन? सो एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज तानसेन। नंबर 2 पे आते हैं अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं। सबसे पहला है अकबरनामा और दूसरा है N.A. अकबरी। ठीक है, तीसरी जो जूल है या नवरत्ना है वो है फैजी। 4th है टोडरमल। ठीक है, 5th है फकीर अजियाउद्दीन। 6th है मानसिंह। 7 पर आते हैं मुला 2 पियाजा और 8 जूल का नाम है अब्दुल रहीम। एंड लास्टली हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट राजा बीरबल। सो ये कुछ 9 जूल्स हैं अकबर के कोर्ट के। सो हमें इनके नाम भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who was the founder of the ड्रेन थियोरी? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रेन थियोरी जो है इसके फाउंडर कौन है? सो इसके फाउंडर हैं दादा भाई नारोजी। ठीक है,
दादा भाई नारोजी को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अब ये जो ड्रेन थ्योरी है इसमें लिखा क्या है? इसमें ये लिखा है कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरह से एक्सप्लॉइट किया है किसे? इंडियंस को। ठीक है, सो उस एक्सप्लॉइटेशन के बारे में लिखा है ड्रेन थ्योरी में। और किस तरह की एक्सप्लॉइटेशन? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, अब जो एस.एन. बैनर्जी है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉडरेट्स रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, इनको हम एक और नाम से जानते हैं और वो है राष्ट्रगुरु। इसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले को हम एक और नाम से जानते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इवन गोपाल कृष्ण गोखले ने एक इंपॉर्टेंट सोसाइटी फाउंड की है जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। महात्मा गांधी जो है इनके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हरिजन, इंडियन ओपिनियन। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं जैसे कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हिंद स्वराज। ठीक है, इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है बहुत सारी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी कमीशन या फिर कमिटी को जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला जाता है? सो इस कमिटी का नाम है वुड्स डिस्पैच जो कि आई थी इन द ईयर 1854, जिसके थ्रू पहली बार इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, इससे भी पहले हमारे इंडिया में गवर्नर जनरल रह चुके हैं जिनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। सो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस की है। जिस कमिटी ने बाद में इंट्रोड्यूस की उसका नाम है वुड्स डिस्पैच। देन देयर आर वेरियस अदर कमीशंस जैसे कि रेलीग कमीशन है। रेलीग कमीशन जो है ये लेकर आई थी यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904। ये जिनके टाइम पर आया उन गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, हंटर कमीशन जो है ये आई है इन द ईयर 1882। इसे जो गवर्नर जनरल लेकर आए उनका नाम है लॉर्ड रिपन। ठीक है, देन सैडलर कमीशन जो है ये आई है इन द ईयर 1917। इसके थ्रू हमारे एजुकेशन स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, सो सैडलर और वुड्स डिस्पैच दोनों एजुकेशन से रिलेटेड है लेकिन इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड है वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवेज जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किए हैं? सो रेलवेज जो हैं वो जिस गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किए उनका नाम है लॉर्ड डलहाउजी। ठीक है, हम बाकी सारे गवर्नर जनरल्स के भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस या मिसहैपनिंग्स देखेंगे। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन 1905 में इन्होंने करवाया था बंगाल का पार्टीशन। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन बहुत सारे एक्ट्स लेकर आए हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज एक्ट, जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ठीक है, डलहाउजी जो है इन्होंने सिर्फ रेलवेज इंट्रोड्यूस नहीं करवाए, इन्होंने टेलीग्राफ लाइंस भी इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी पूछ लें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस करवाया, उसका आंसर होगा लॉर्ड डलहाउजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहता है कि अगर किसी किंगडम का
कोई भी नेचुरल हेयर नहीं है, ठीक है। अगर किसी किंगडम का कोई नेचुरल हेयर नहीं है, ठीक है, सो वो किंगडम ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो है इनके टाइम पे 1911 में सबसे पहले जो बंगाल पार्टीशन है जिसे लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट करवाया, उसे एनहल किया गया, रोका गया था 1911 में। सेम ईयर में हमारा जो कैपिटल है वो कैलकाटा से शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली में, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ है 1914 से 1918 तक। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है ये काफी अच्छे गवर्नर जनरल थे, तो इनको कभी रिपन द गुड भी बोला जाता है। रिपन जो है ये लेकर आए हैं इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये इंडिया में लेकर आए हैं इल्बर्ट बिल, ठीक है। हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ की पॉइंट्स देख लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इल्बर्ट बिल। फिर इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की थी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इन्होंने हटाया था, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लेकर कौन आया, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन। अगर आपसे पूछते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाजिस्ट जो हैं इनके डीप रूट्स कौन सी क्लास में है, ठीक है। लैंडलेस लेबरर्स, हरिजन्स, ट्रेडिंग कम्युनिटी या फिर ब्यूरोक्रेसी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हरिजन्स, या फिर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिए बनाया गया था ये आर्य समाज, ठीक है। अब ये जो आर्य समाज है इसके फाउंडर कौन है? ये बनाया गया था 1867 में बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसी तरह से एक ब्रह्मो समाज बनाया गया था इवन इससे भी पहले, और ये ब्रह्मो समाज बनाया था 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव एज इट्स मेंबर। सो ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उस इनमें से कौन उसका मेंबर नहीं था? सो सरदार पटेल जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनाया गया है, आपको पता होगा कि उसे बनाने का काम किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और ऐसी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज थी। एक थी इंडिया की और दूसरी थी पाकिस्तान की। और एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं दी इंडिपेंडेंस एक्ट। इस इंडिपेंडेंस एक्ट से ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई गई इंडिया और पाकिस्तान की, बिकॉज इंडिया का पार्टीशन हो गया था 1947 में। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में करीबन 389 मेंबर्स थे, और जब ये डिवाइड हुआ इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये मेंबर्स भी डिवाइड हो गए, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होके हो जाती है 289 मेंबर्स की। इसके बाद में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें काफी मेजर कमिटीज थी, करीबन 8 मेजर कमिटीज थी और काफी सारी माइनर कमिटीज थी। इन्हीं मेजर कमिटीज में से एक थी आपकी ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से एक पेटेंट क्वेश्चन ये बन सकता है दैट हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो वो थे B.R. आम्बेडकर। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रह चुके हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उनका नाम है B.N. राव। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसकी पहली मीटिंग कब होती है, तो वो हुई है December 9, 1946 को।
ठीक है। सो ये कुछ और क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इस सिंगल क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वी मे से दैट इट इज। सो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? ज्यादा रिजिड है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा रिजिड है, या फिर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है? सो ना ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है जैसे कि यूएसए में है, ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है जैसे कि यूके में है। पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम कह सकते हैं इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। अब इसका रीजन हम ये दे सकते हैं, अगर हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, अभी तक 100+ अमेंडमेंट्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि प्रूव करता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, ठीक है, लेकिन रिजिड भी है। बिकॉज जो आर्टिकल 368 है उसमें लिखा है 3 चीजें, या तो आप सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, या फिर स्पेशल मेजोरिटी से ला सकते हैं। तीसरी चीज है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स अगर हां कर देते हैं तो अमेंडमेंट आ सकता है। सो ये जो सेकंड और थर्ड प्रोविजन है ये बताते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफी ज्यादा रिजिड है इन नेचर, बट इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, बिकॉज हमारे 100+ अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जबकि हमें इंडिपेंडेंट हुए सिर्फ 72 ईयर्स ही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। सबसे पहली चीज, ये लाइन लिखी है इंडिया के प्रियम्बल में, ठीक है। सबको पता होगा कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो उसमें से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन इज आस्किंग that from this statement we can conclude that, so इस statement से हम conclude कर सकते हैं option number C, that is sovereignty lies with the people of India। इंडिया में जो sovereignty है वो लोगों के पास है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं है, ठीक है। और ये प्रूफ होता है फर्स्ट 3 वर्ड से, वी द पीपल, ठीक है। प्रियम्बल जो है इससे इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट हुआ है, वो है 42nd अमेंडमेंट 1976 का। इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए। सबसे पहला वर्ड था सोशलिस्ट, सेकेंड वर्ड है सेक्युलर, और थर्ड वर्ड ऐड किया गया इंटेग्रिटी। सो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए हम ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, territorial extents of Indian state and the union territories are prescribed in the। so Indian state और UTs के बारे में लिखा गया है फर्स्ट शेड्यूल में, बाकी के शेड्यूल्स भी देख लेते हैं। सेकेंड शेड्यूल में लिखा है about the salaries, emoluments and the allowances of वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड अदर्स। फोर्थ शेड्यूल जो है इसमें लिखा है अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा, ठीक है। 7th शेड्यूल में लिखा है आपकी 3 लिस्ट के बारे में, और ये 3 लिस्ट कौन सी है? द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता होगा कि जो यूनियन लिस्ट है उस पर सिर्फ यूनियन या फिर सेंटर लॉज बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंटर स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, और स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे सिर्फ स्टेट लॉज बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो किसे पावर दिया गया है कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं?
सो ये पावर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सो आपको पता ही होगा कि जो हमारा आर्टिकल 358 है या आर्टिकल 359 है, इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला सकते हैं जिसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 358 में लिखा है कि आर्टिकल 19 को कैसे सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 359 में लिखा है कि आप सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट 2, ठीक है, और वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। सो आप सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स एंड दे आर आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, ये जो प्रोविजन है कि हम सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, ये हमने लिया है, बोरो किया है वीमर रिपब्लिक से, जर्मनी। ठीक है, सो जर्मनी से हमने बोरो किया है इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फंडामेंटल राइट जो है वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो इमरजेंसी है वो 3 टाइप की होती है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब ऐसे 2 आर्टिकल्स हैं जिनको आप बिल्कुल सस्पेंड नहीं कर सकते, हमने पहले भी डिस्कस किया है, आर्टिकल 20 एंड 21। सो राइट टू इक्वालिटी को आप कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी कर सकते हैं बिकॉज दिस इज कवर्ड इन द आर्टिकल 14, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, लेकिन राइट टू लाइफ को आप नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट बी सस्पेंडेड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट्स हैव द सैंक्शन ऑफ। फंडामेंटल राइट्स जो है इसके पीछे सैंक्शन किसका होता है? सो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, बिकॉज आपको पता होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन एंड वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। और फंडामेंटल राइट्स जो है इसके पीछे सैंक्शन किसका होता है? ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबियस कॉर्पस जो है इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो हमारा आर्टिकल 32 है उसमें लिखे हैं आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, एंड ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं इसको हम कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब किसने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है? B.R. आम्बेडकर ने। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसमें कुछ 5 रिट्स कवर होते हैं। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडेमस, थर्ड सेश्योररी, फोर्थ प्रोहिबिशन एंड लास्ट को वारंट, ठीक है, या फिर को वारंटो। अभी जो हैबियस कॉर्पस है इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग है यू मे हैव अ बॉडी, ठीक है। कहने का मतलब है जब किसी भी पर्सन को रॉन्गफुली डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है, ईदर बाय द पुलिस और गवर्नमेंट, तब ये जो रिट है ये इश्यू कर सकते हैं हमारे 2 इंपॉर्टेंट कोर्ट्स, वन इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड वन इज हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट्स इश्यू कर सकता है, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रिट्स इश्यू कर सकता है। सो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एन ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट टू फ्री अ पर्सन जिसे कि इलीगली डिटेन कर लिया गया है बाय द पुलिस और एनी अदर पर्सन। अब यही जो हैबियस कॉर्पस है ये एक लौता ऐसा रिट है जो कि पब्लिक ऑफिशियल्स और प्राइवेट ऑफिशियल्स दोनों के अगेंस्ट इशू हो सकता है, और कोई भी रिट पब्लिक या प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। सो आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट्स हैं। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा है सर्चोररी, देन प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, क्वेश्चन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट्स इश्यू कर सकते हैं। इनके आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट इश्यू कर सकता है रिट्स अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इश्यू होते हैं अगेंस्ट ओनली जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। ये कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट इश्यू नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। सो इसमें से किसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में, जिसका आर्टिकल है 51A और पार्ट है 4A। सो सेक्युलरिज्म जो है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, जबकि ये तीनों ही फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली 10 थी और ये 10 ड्यूटीज ऐड की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी जिसका नाम है सरदार स्वरण सिंह कमेटी। ठीक है, ये जो कमिटी है ये आई थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया, वो था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 का, जिससे कि राइट टू एजुकेशन जो है इससे रिलेटेड एक ड्यूटी ऐड की गई और वो ड्यूटी थी 11th ड्यूटी। सो करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, बट सेक्युलरिज्म जो है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नेचर। सो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन है? बिल्कुल है। क्या ये एक नेगेटिव इंजेक्शन है? ठीक है, सो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नेचर में बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, सो फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव इन नेचर एज वेल एज नेगेटिव इन नेचर। पॉजिटिव क्यों? बिकॉज ये इंडिविजुअल को राइट्स देते हैं। नेगेटिव क्यों? बिकॉज ये उन्हीं इंडिविजुअल पे या फिर स्टेट पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, क्या डीपीएसपी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही बताया ये सिर्फ एक पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये स्टेट को कुछ गाइडलाइंस देते हैं टू मेक लॉज। ठीक है, क्या डीपीएसपी जस्टिशिएबल है? बिल्कुल नहीं। डीपीएसपी इज नॉन जस्टिशिएबल, वेयरएज फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये जस्टिशिएबल है। ठीक है, जस्टिशिएबिलिटी का मतलब होता है कि सपोज आपके राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट्स तक जा सकते हो, जबकि डीपीएसपी के केस में ये चीज बिल्कुल गलत है। दैट्स व्हाई डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डीपीएसपी का है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं ये किसके बारे में बात नहीं करते या फिर साइलेंट है। सो आपको पता होगा कि इंडिया के जो डीपीएसपीज हैं वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में कवर्ड हैं। ठीक है, ये जो डीपीएसपीज हैं इनको हम नोवेल फीचर्स भी बोलते हैं। ये जिस पार्ट में लिखे हैं वो है पार्ट 4। डीपीएसपीज को हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड थर्ड आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब डीपीएसपीज जो है ये लिविंग वेज के बारे में भी बात करते हैं, लीगल एड टू पुअर के बारे में भी बात करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन अडल्ट एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, सो डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। डीपीएसपी अडल्ट एजुकेशन के बारे में बात नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसीसी या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड
has been recommended in the directive principles to ensure. ठीक है, अब मैं पहले समझाते हैं कि यूसीसी है क्या. ठीक है, सो यूसीसी जो है ये आर्टिकल 44 में कवर्ड है. आर्टिकल 44 इज अगेन अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. यूसीसी ये कहता है कि यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज होने चाहिए ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, जैसा कि आप करंटली देखते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, इन सब के अलग अलग पर्सनल लॉज होते हैं मैरिज के या डिवोर्स के. सो यूसीसी कहता है कि सारे पर्सनल लॉज जो हैं ये एक होने चाहिए, ये वन होने चाहिए. सो ऐसा क्यों कहते हैं? ताकि जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो बना रहे. ठीक है, नेशन को हम यूनाइट कर सके. सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन. सो अगर आपको पता है कि यूसीसी क्या है, सो इजीली आप आंसर तक आ सकते हैं, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन. अब यहाँ जो वर्ड है यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब आपसे पूछा जाएगा कि यूनियन में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 53 में ये लिखा है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं यूनियन की, दैट रिसाइड्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर आपसे यूनियन की जगह आ जाता स्टेट, तो आपका आंसर हो जाता गवर्नर ऑफ द स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ. सो जब हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं उनके टर्म खत्म होने से पहले, सो वो हम सिर्फ पार्लियामेंट की मर्जी से हटा सकते हैं. सो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. और वो 2 हाउसेस कौन से हैं? वन बीन लोकसभा एंड अदर बीन राज्यसभा. ठीक है, अब जब भी प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है ये वेकेंट हो जाती है, सो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अज्यूम कर लेते हैं ऑफिस, लेकिन विद इन 6 मंथ्स हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शंस वापस करवाने पड़ते हैं. इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, तो जो ये वेकेंट पोस्ट है ये ले लेंगे CJI या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो, सो ये जो वेकेंट पोस्ट है ये ले लेंगे द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब ये जो 2 हाउसेस हैं ये क्या करते हैं? ये एक प्रोसेस लेकर आते हैं जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसेस, और ये दोनों में से किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है. इसके लिए प्रेसिडेंट को एक 14 डे का नोटिस दिया जाता है. फिर अगर दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस, तो प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाते हैं. इम्पीच का मतलब है रिमूव हो जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट रिमूव नहीं हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? सो वाइस प्रेसिडेंट को जब इलेक्ट करना होता है तो उसमें 2 हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के. ठीक है, सो जो लोकसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर्स प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, प्लस जो राज्यसभा है उसके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं. अब ये जो लोकसभा है इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? सिर्फ 2, और ये 2 भी कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस. ये जो राज्यसभा है इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? 12, और ये 12 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स जैसे कि आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस. ठीक है, अब यहां पे करेक्ट आंसर देखते हैं. सो फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज इसमें सिर्फ लोकसभा है.
तो सेकंड ऑप्शन है, इसमें लिखा है बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। तो क्या स्टेट असेंबली के होते हैं? नहीं होते, सो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड में लिखा है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सो सी करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं ये इनडायरेक्टली ही होते हैं, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो डी भी यहां पे गलत आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, सो इज ही अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता होगा वाइस प्रेसिडेंट जो है इन्हें हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो क्या ये ईदर हाउस के मेंबर हो सकते हैं? नहीं। सो क्या ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ये कोई सेपरेट विंग के मेंबर या फिर ऐसा भी नहीं होता कि पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं होते हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सो इसीलिए ये मेंबर हो जाते हैं राज्यसभा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट जो है ये डिसमिस कर सकते हैं मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। सो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट जो है ये बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स करते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इसी तरह से ये रिमूव भी कर सकते हैं या डिसमिस भी कर सकते हैं। सो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करते हैं ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो जब प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को टू रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तभी प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं। अब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे क्या है, एक पार्लियामेंट है और इसी पार्लियामेंट में होते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से बनते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो कैबिनेट इज अगेन अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी कैबिनेट में से कोई एक इंसान को आप क्या बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 74, जिसमें ये लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही काम करेंगे, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। सो ये लिखा है आर्टिकल 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन। सो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इट इज बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये लिखा है आपके आर्टिकल 326 में। इसका मतलब है कि इंडिया में जितने भी लोग 18 इयर्स या फिर अबव के एज के हैं, दे हैव अ राइट कॉल्ड एज राइट टू वोट, और ये राइट टू वोट दिया गया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन UAF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल पावर, किसे सोल पावर दी गई है टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सो सोल पावर दिया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। सो ये पावर दिया गया है हमारे पार्लियामेंट को, और इस सिस्टम को बोला जाता है द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होता है जो आपके 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक दूसरे पर कैसे चेक रखते हैं, ठीक है। सो यहां पर जो आपका एग्जीक्यूटिव है उस पर चेक रखता है लेजिस्लेचर, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव टू बी डिसाइडेड बाय whom। अब हम दो चीजें समझेंगे इसमें। कभी भी अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना होता है, सो अगर हमें सिंपली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है तो उस केस में फाइनल डिसीजन जो है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन अगर हमें किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, सो उसका फाइनल डिसीजन होता है ईदर विद द स्पीकर और द चेयरमैन। तो सपोज अगर लोकसभा है, सो स्पीकर का फाइनल डिसीजन होगा, अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन का फाइनल डिसीजन होगा इन केस ऑफ डिफेक्शन। अगर हमने सिंपली एमपी को डिस्क्वालीफाई किया है, बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड कर रहे हैं या फिर वो इंडिया के सिटीजन ही नहीं थे, सो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उसमें फाइनल डिसीजन किसका होता है? प्रेसिडेंट का। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा जो है अगर इनकी ज्वाइंट सिटिंग होती है, ठीक है, सो ये कब हो सकती है? सो आपको पता होगा ज्वाइंट सिटिंग कब होती है, जब डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू हाउसेस। सो जब एक बिल लोकसभा से राज्यसभा में जाता है या फिर राज्यसभा से लोकसभा में जाता है, सो दोनों हाउसेस में अगर उस बिल को लेके डिसएग्रीमेंट है तब एक ज्वाइंट सिटिंग होती है। ठीक है, और आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी सो उसको प्रीसाइड कौन करेगा? प्रीसाइड मतलब उसको हेड कौन करेगा? द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और कुछ और चीजें होती है जैसे कि समन करना, प्ररोग करना, डिसॉल्व करना, और एक होता है एडजर्न करना। सो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो समन, प्ररोग या डिसॉल्व करना होता है हमें, ठीक है, सो ये सारा काम करते हैं प्रेसिडेंट। अगर एडजर्न करना होता है, एडजर्न करने का मतलब है कि वो सेशन आज के लिए खत्म करना है या आज की मीटिंग अगर खत्म करनी होती है उसे कहते हैं एडजर्न करना। ये काम होता है आपके स्पीकर का, ठीक है, या फिर चेयरमैन का। सो ये काम प्रेसिडेंट का नहीं होता है, एडजर्न करते हैं स्पीकर या चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर। तो यहां पे आपसे राज्यसभा का टर्म पूछ रहे हैं। वैसे जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है, ठीक है, इसका टेन्योर 6 इयर्स का होता है। सो यहाँ पे करंट आंसर होगा सी, दैट इज 6 इयर्स। और बिकॉज ये एक परमानेंट हाउस है तो इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो लोकसभा है उसका भी टर्म देख लेते हैं। उसका टर्म होता है 5 इयर्स का। ठीक है, लोकसभा जो है इसके इलेक्शंस होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, जबकि राज्यसभा जो है इसके होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। नेक्स्ट है, टर्म क्या होता है गवर्नर के ऑफिस का। सो गवर्नर का जो टर्म होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो ये लिखा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर हम ऑप्शंस देखेंगे सो 3, 5, 6 या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कहेगा। सो स्टेट लेजिस्लेचर के कहने पे गवर्नर का टर्म नहीं डिसाइड होता है। सो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 5 इयर्स, बिकॉज नॉर्मली गवर्नर जो है ये ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। सो इंडिया में जो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये किसको दी गई है? सो ये दी गई है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी कौन से आर्टिकल्स के थ्रू दी गई है? आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 13
इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट को पास दी गई है टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजंस, और आर्टिकल 226 दी गई है पावर हाई कोर्ट को। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर के थ्रू लॉज जो भी बनते हैं उनको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है इस बेसिस पे कि वो जो लॉज हैं दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अथॉरिटी टू रेस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट रेस्ट्स विद। सो स्टेट हाई कोर्ट की पावर्स को एक्सटेंड करना या फिर रेस्ट्रिक्ट करने की पावर किसको दी गई है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो इसकी पावर सिर्फ एक्सटेंड की जा सकती हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती, और ये पावर दिया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसकी पावर्स रेस्ट्रिक्ट भी की जा सकती है और एक्सटेंड भी की जा सकती हैं, और ये पावर दिया गया है अगेन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एंड द स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया divided powers between center and state into 3 lists, divided the powers of center and state into 2 lists, listed the powers of the center and left the undefined powers of the state। सबको पता होगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेंटर की पावर्स हैं और स्टेट को तो अनडिफाइंड पावर्स दे दी, तो ये बिल्कुल गलत है। स्पेसिफाइड द पावर्स ऑफ द स्टेट, लेफ्ट द रेसिड्यूरी पावर विद द सेंटर। सो ये बात वैसे आज ही सही है कि रेसिड्यूरी पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास हैं और सिर्फ स्टेट की पावर्स लिखी हैं, तो ये भी गलत होगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, आपको पता होगा जो 7th शेड्यूल है उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइड की गई हैं। कैसे डिवाइड की है? 3 लिस्ट्स में डिवाइड की है। तो पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी है कॉन्करेंट लिस्ट और तीसरी है स्टेट लिस्ट। अब आपको पता होगा कि जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100। जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें है 52 सब्जेक्ट्स और जो स्टेट लिस्ट है उसमें है 61 सब्जेक्ट्स। और इसके अलावा जो भी चीजें इन तीनों ही लिस्ट में कवर नहीं होती हैं उन्हें हम डाल देते हैं रेसिड्यूरी पावर्स में। और इंडिया ने रेसिड्यूरी पावर का कंसेप्ट लिया है कनाडा से। सो आपको पता ही होगा कि हमने बहुत सारे सोर्सेस से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है, इसी तरह से कनाडा से हमने लिया है रेसिड्यूरी पावर का कॉन्सेप्ट। और ये जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं इस पे सोल राइट है लॉज बनाने का केवल सेंटर के पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रपोजल्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप अमेंड करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसको इनिशिएट कौन कर सकता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आते हैं उसको स्टार्ट कौन करता है? सो उसको स्टार्ट करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। लोग तो बिल्कुल ही बिल्स नहीं लाते हैं, ठीक है, लोगों की डिमांड जरूर सुनी जाती है। सो अमेंडमेंट्स जो हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट लाता है और लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउस अमेंडमेंट का प्रोसीजर इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसा लिखा है आपके आर्टिकल 368 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको फंड्स मेनली कहां से मिलते हैं? सो जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनको फंड्स मिलते हैं ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ग्रांट से। ठीक है, जो हमारे पंचायती राज है ये आपके शेड्यूल नंबर 11, इसके अलावा आपके पार्ट 9 में पंचायती राज के बारे में मेंशन है।
ये जिस अमेंडमेंट से लाए गए वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। इसी तरह से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में जो आया ये म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, जब हम पंचायती राज की बात करते हैं इसके अराउंड 18 फंक्शनल आइटम्स हैं जिस पर कि पंचायत जो है वो लॉज बना सकती है, प्रोविजंस ला सकती है। इसी तरह से म्युनिसिपैलिटीज जो है इनके 29 फंक्शनल आइटम्स की बात की गई है। म्युनिसिपैलिटीज जो है इनका शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 12, इसका पार्ट है पार्ट 9A। ठीक है, और अमेंडमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं इनका टर्म क्या होता है? ठीक है, सो इनका टर्म होता है ऑप्शन नंबर ए 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स। ये जो यूपीएससी है इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये क्या है? ये हमारी सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट करने की एजेंसी है। सो ये गवर्नमेंट को जो ऑफिसर्स हैं वो रिक्रूट करके देती है। ठीक है, बाद में उनको अपॉइंट गवर्नमेंट करती है। सो जो आपने सुना होगा आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, इसके अलावा बहुत सारी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, उसके लिए लोगों को रिक्रूट करने का काम करती है यूपीएससी। इसमें अराउंड 10 to 11 मेंबर्स होते हैं जिनका टेन्योर है 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स का। ठीक है, यूपीएससी के आर्टिकल है आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323, पार्ट है पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बिकॉज इसका स्पेसिफिकली एक आर्टिकल है तो ये बन जाती है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की जो पेपर करेंसी है इसे कौन कंट्रोल करता है? सो आपको पता होगा इंडिया में जो पेपर करेंसी है इसे कंट्रोल करती है आपकी आरबीआई। ठीक है, सो कंट्रोल या फिर इसे इश्यू करने का पावर है आरबीआई के पास। और जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये 1 रुपी के जो नोट है वो इश्यू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑफकोर्स अभी 1 रुपी के नोट तो आते नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कभी कि 1 रुपी के नोट को इश्यू करने का पावर किसके पास है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जैसा कि आप देखते हैं कि जो पेपर करेंसी है उस पे जो सिग्नेचर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। इसी तरह से जो 1 रुपी नोट अगर आप कभी देखें तो उस पे जो सिग्नेचर हैं वो होते हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स रिलेटेड टू डे और डे का नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं जुलाई 11 को। ठीक है, अभी जो जुलाई मंथ है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होते हैं, जैसे कि जुलाई 1 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, इसी तरह से जुलाई 11 को भी सेलिब्रेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। देन एक और इंपॉर्टेंट डे है जुलाई 18। जुलाई 18 को हम सेलिब्रेट करते हैं नेल्सन मंडेला डे। देन ऑन जुलाई 28 we celebrate it as World Hepatitis Day। ठीक है, अब जब भी हम डेज अगर पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले वो डे, ठीक है, देन वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है और उसका जो करंट थीम रहा है उस ईयर का, जैसे थीम ऑफ 2019। सो ऐसे हम टेबल फॉर्म में उसे याद करेंगे तो वो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, और बहुत सिस्टमैटिकली याद रहेगा। सो जुलाई में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होते हैं, सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधा पाटकर जो है ये क्या है? फिलोसोफर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट? सो मेधा पाटकर जो है इन्हें एसोसिएट किया जाता है एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट के साथ जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन।
ठीक है। और ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये स्टार्ट हुआ था नर्मदा रिवर पर कंस्ट्रक्ट होने वाले एक डैम को रोकने के लिए, ठीक है। नर्मदा रिवर पर जो डैम बना है उसका नाम है सरदार सरोवर डैम, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था मेधा पाटकर ने। सो ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is concerned with the promotion of dance, drama and music? So आप देखेंगे कि डांस, ड्रामा और म्यूजिक के साथ कंसर्न्ड है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज संगीत नाटक अकेडमी। सो हम बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। ललित कला अकेडमी जो है ये सिर्फ स्पेसिफिकली फाइन आर्ट से रिलेटेड है, जो कि 1954 में स्टैब्लिश की गई, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। जो साहित्य अकेडमी है, अब नाम से ही पता चलता है साहित्य मतलब इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड है, अगेन 1954 में स्टैब्लिश की गई, इसके भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। संगीत नाटक अकेडमी जो है ये 1951 में स्टैब्लिश हुई है। इट इज कंसर्न विद ऑल थ्री, डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। देन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ये सिर्फ ड्रामा या फिर थिएटर से रिलेटेड है, ईयर इसका भी सेम ही रहेगा, इसका ईयर है 1959, ठीक है। सो 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना और ये एक तरह से संगीत नाटक अकेडमी का ही एक ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो ह्यूमन राइट्स डे जो है ये मनाते हैं हम 10th ऑफ दिसंबर को। सो 10th ऑफ दिसंबर 1948 को एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन हुआ जिसे हम कहते हैं UDHR या फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो उस दिन से ही हम 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे बनाते हैं, बिकॉज पहली बार UDHR के थ्रू एक ह्यूमन राइट्स का पूरा चार्टर बनाया गया था, ठीक है। 6 अगस्त जो है इसको हम हिरोशिमा डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, बिकॉज 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब्स गिराए गए थे, ठीक है। दोनों प्लेसेस कहाँ हैं? जापान में है। और इसी डेट के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो फाइनली खत्म हो गया था। 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशंस डे, बिकॉज 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। दिसंबर में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि December 1 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। December 22 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे। December 24 को हम मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर्स डे, ठीक है। ऐसे ही दिसंबर में और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, सो हमें डेज विद थीम, ठीक है, याद होने चाहिए। नेक्स्ट है गौरी इज द नेम ऑफ। सो ऑफकोर्स गौरी जो है वो हिंदू गॉडेस भी है, ठीक है, लेकिन जो गौरी है यहाँ पे मिसाइल है जो कि पाकिस्तान ने डेवलप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को जो है किसके साथ डील करता है? सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में और पेरिस कैपिटल है फ्रांस का, ठीक है। सो ऑफ कोर्स का करेक्ट आंसर होगा डी, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल मैटर्स। सो अगर किसी को फुल फॉर्म पता है तो वो करेक्ट आंसर तक आ सकता है। यूनेस्को जो है इसकी फाउंडेशन 1946 में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये कहाँ सिचुएटेड है? सो आपको पता होगा जो यूएनओ है इसकी कुछ 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें से एक है ICJ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके हेडक्वार्टर्स हैं हेग में, और हेग जो है ये
प्लेस है नीदरलैंड्स में, ठीक है। और आईसीजे जो है इसमें कुछ 15 जजेस होते हैं जो कि 9 ईयर के टेन्योर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ द रेड क्रॉस कहां पर है? सो आप देखेंगे कि रेड क्रॉस जो है ये एक एनजीओ है जिसके हेडक्वार्टर्स है जिनीवा में, और जिनीवा है स्विट्जरलैंड में। सो रेड क्रॉस जो है इसका जो सिंबल है वो भी एक रेड क्रॉस की तरह ही है। एंड रेड क्रॉस एक एनजीओ है जो कि ह्यूमन राइट्स और राइट टू लाइफ के लिए काम करता है। ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में लिखा है? सो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सबसे पहले ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में कवर होते हैं, और इन्हीं में मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि 3 पार्ट्स हैं। पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स, और लास्ट है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, पंचायती राज जो है एक किसकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है? सो जब पंचायती राज का आइडिया इवॉल्व हुआ, सो एक इंपॉर्टेंट कमिटी है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी है इसने एक बात कही कि हमें पीआरआईज की जरूरत है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की नीड है। क्यों? फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो ऑफ कोर्स इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री स्टार्टिंग से ही थी, लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइजेशन था ये नहीं था। सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पंचायती राज को लाना जरूरी था। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो पावर हायर लेवल से लोअर लेवल तक कैसे दी जाती है, ठीक है। सो डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी था। सो लोअर लेवल पे बिल्कुल जो पंचायती राज है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये कब एस्टैब्लिश की गई? सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है इन द ईयर 1964। सो 1964 में जब सीवीसी बनी तब ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। बाद में 2003 में इसे हमने स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया। स्टैट्यूटरी स्टेटस से मेरा मतलब है कि पार्लियामेंट ने एक पर्टिकुलर एक्ट पास किया, ठीक है, और सीवीसी जो है वो फाइनली पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। सो कौन से ईयर में ये आई थी? 1964। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मेन जो काम है वो क्या है? सो सीवीसी का जो मेन काम है वो है टू कीप अ चेक ऑन व्हाट? टू कीप अ चेक ऑन करप्शन, ठीक है। ये जो सीवीसी है ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। सो जैसे आपका इलेक्शन कमीशन है उसमें एक सीईसी होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इसी तरह से जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 जो है वो और विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। सो इट इज अ 3 मेंबर बॉडी, और इनके अपॉइंटमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट करती है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड लोकस स्टैंडी रेफर्स टू। सो ये जो वर्ड है लोकस स्टैंडी इसका मतलब होता है कि अगर कोई पार्टी है या फिर कोई पर्सन है, ठीक है, अग्रीव्ड पर्सन, उसको पूरा राइट है कि वो कोर्ट में अपीयर हो सकता है
और he or she can be heard by a court. So यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, the right of a party to appear and to be heard by a court. Next question is, the two underlying concepts of administrative law are. So administrative law जो है ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि फॉलो होता है फ्रांस में, ठीक है. इसके दो कंसेप्ट्स हैं, पहला है रूल ऑफ लॉ एंड सेकंड है सेपरेशन ऑफ पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया. सो इंडिया में PIL को लाने का जो सोल क्रेडिट है वो दिया जाता है जस्टिस PN भगवती को. Even there are two justices who are involved in the introduction of PIL in India, ठीक है. और इन दो लोगों के नाम हैं जस्टिस PN भगवती एंड VR कृष्ण अय्यर. सो वैसे दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जस्टिस PN भगवती. ये जो PIL का कंसेप्ट है ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ है USA में इन दी 1960s, ठीक है. और ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है इन द ईयर 1980s, ठीक है. सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 55 ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. जय हिंद.